अब हम अपने अगले विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। नदियां। नदियां पृथ्वी में जीवन का प्रतीक हैं। दुनिया की सबसे समृद्ध सभ्यताएं नदियों के किनारे पैदा और विकसित हुई। आज भी दुनिया के ज्यादातर बड़े शहर नदियों के किनारे ही बसे हैं, फिर चाहे वो लंदन हो, पेरिस हो, न्यूयॉर्क हो या फिर दिल्ली। और इसीलिए नदियों को किसी भी देश, समाज या सभ्यता की लाइफलाइन कहा जाता है। भारत में तो नदियों को जीवित माना जाता है, उनकी पूजा होती है। लेकिन ये जीवनदायिनी नदियां कई बार प्रदेशों और देशों के बीच विवाद की वजह भी बन जाती हैं। जैसे आजकल कावेरी नदी के पानी को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। आज कर्नाटक के किसान संगठन ओकुक्टू संघ ने बंद बुलाया था। ये संगठन तमिलनाडु को कावेरी नदी का पानी दिए जाने का विरोध कर रहा है और उसके इस बंद को प्रदेश भर में जबरदस्त समर्थन भी मिला। विपक्ष की बीजेपी और जेडीएस ही नहीं, कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री और कई दूसरे संगठनों, यूनियंस ने भी इस बंद को सपोर्ट किया। इसी वजह से बेंगलुरु से लेकर मांड्या, कोडगू और मैसूर समेत प्रदेश के कई जिलों में इस बंद का असर देखने को मिला। शॉपिंग मॉल्स और बाजारों में ही नहीं, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट्स में भी सन्नाटा नजर आया। करीब 50 फ्लाइट्स रद्द कर दी गई, जबकि स्कूल कॉलेज में छुट्टी का ऐलान करना पड़ा। जानकारी के अनुसार करीब 12 घंटे के इस बंद की वजह से कर्नाटक को करीब 4000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और इस पूरे हंगामे की वजह है कावेरी नदी और उसके पानी का बंटवारा। और ऐसा भी नहीं है कि कावेरी के पानी पर ये दोनों राज्य पहली बार भिड़े हैं। ये विवाद करीब 150 वर्ष यानी भारत की आजादी से भी पुराना है। इसीलिए आज हम कावेरी जल विवाद का विस्तार से विश्लेषण तो करेंगे ही, आपको इस विवाद की टाइमलाइन के बारे में भी बताएंगे। और इसके लिए जरूरी है कि आप कावेरी नदी और उससे जुड़े मौजूदा विवाद के बारे में भी जानें। दरअसल कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच पानी के बंटवारे को लेकर एक अथॉरिटी बनाई गई थी, कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी CWMA नाम की अथॉरिटी ही यह तय करती है कि किस राज्य को कावेरी का कितना पानी दिया जाएगा। CWMA ने पिछले महीने कर्नाटक सरकार को आदेश दिया था कि वो अगले 15 दिनों तक तमिलनाडु को रोजाना 10,000 क्यूसेक यानी क्यूबिक मीटर पर सेकेंड पर पानी सप्लाई करे। इस आदेश के अनुसार कर्नाटक ने 12 अगस्त से 27 अगस्त तक तमिलनाडु को रोजाना 10,000 क्यूसेक पानी सप्लाई किया। 29 अगस्त को CWMA ने एक और आदेश दिया कि कर्नाटक को अगले 15 दिनों तक तमिलनाडु रोजाना 5,000 क्यूसेक पानी सप्लाई करे। लेकिन कर्नाटक सरकार ने CWMA के इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि वो तमिलनाडु को सिर्फ 3,000 क्यूसेक पानी ही दे सकते हैं। कर्नाटक की तरफ से दलील दी गई कि इस वर्ष मानसून के सीजन में बहुत कम बारिश हुई है, जिसकी वजह से कावेरी में भी सामान्य से काफी कम पानी है और इसी वजह से कावेरी में बने प्रदेश के ज्यादातर रिजर्वियर्स यानी जलाशय भी खाली हो गए हैं। कर्नाटक का कहना है कि उसके कई जिले पहले ही सूखे जैसे हालात का सामना कर रहे हैं। ऐसे में वो तमिलनाडु को समझौते के अनुसार पानी नहीं दे सकते, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो कर्नाटक में हालात और बिगड़ जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु में लाखों एकड़ खेती भी कावेरी के ही पानी पर निर्भर है। तमिलनाडु का कहना है कि CWMA ने पहले ही उसके कोटे का पानी दे दिया है और अगर उसे इतना पानी भी नहीं मिला तो उसके यहां किसानों की खड़ी फसलें सूख जाएंगी। यही दोनों राज्यों के बीच मौजूदा विवाद की वजह है और ये विवाद कितना गंभीर है, इसे आप हमारी इस रिपोर्ट को देखकर आसानी से समझ सकते हैं। बेंगलुरु की हमेशा बिजी रहने वाली सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। शॉपिंग मॉल हो, बाजार हो, एयरपोर्ट हो या फिर मेट्रो स्टेशंस, हमेशा चहल पहल में डूबी रहने वाली ये जगहें सुनसान नजर आ रही हैं। सड़कों पर अगर कुछ दिख रहा है तो वो है पुलिस और उनसे टकराती प्रदर्शनकारियों की भीड़।
कोई जिंदा ही अर्थी सजाकर सड़क पर लेटा है, तो किसी ने विरोध में जीते जी श्राद्ध करवा लिया है। क्या बेंगलुरु, क्या मांड्या और क्या मैसूर, कर्नाटक के हर शहर, हर हिस्से का यही हाल है। हर तरफ से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्रदर्शनकारियों की भीड़ और उनसे जूझती पुलिस। इस हंगामे की वजह कर्नाटक की लाइफलाइन यानी कावेरी नदी है। दरअसल कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी CWMA ने 13 सितंबर को एक आदेश जारी किया था। इस आदेश के अनुसार कर्नाटक को अगले 15 दिनों तक रोजाना 5000 क्यूसेक पानी तमिलनाडु को देना था। लेकिन इस फैसले पर कन्नड़ संगठन भड़क गए। तमिलनाडु को पानी देने के विरोध में कन्नड़ किसान संगठन ओकुट्टा संघ ने 12 घंटे का बंद बुलाया था और ये उसी बंद की तस्वीरें हैं। कावेरी वाटर तमिलनाडु को नहीं छोड़ना है सर। अब तो कर्नाटक पे कावेरी नहीं, पानी तो कम है, इसीलिए तमिलनाडु को नहीं छोड़ना है। बारिश नहीं है ये साल पे, लास्ट ईयर बारिश था, छोड़ दिए पानी। ये दिस ईयर नो वाटर, नो रेन, इसीलिए कावेरी वाटर तो नहीं छोड़ना है तमिलनाडु को। हमारा ये कर्नाटक में कावेरी वाटर का बहुत प्रॉब्लम है। हमको इधर पीने के लिए पानी नहीं है, तमिलनाडु के लिए पीने के लिए हमको पानी नहीं है। उधर क्या इरुली आता है ना, वो खेती करने के लिए वो पानी पूछता है। पहला हमको आदमी को पहले चाहिए पानी पीने के लिए चाहिए, फिर बाद में खेती करना है। इधर पानी हमको बहुत मुश्किल है। इधर बेंगलोर में 1,30,00,000 पीपल्स है, मगर इसमें बहुत मुश्किल कर रहा है। इसलिए हमको क्या है ना, आगे अभी नेक्स्ट जनरेशन को अभी 1-2 महीना जाएगा तो पीने के लिए पानी बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस बंद को विपक्षी पार्टी बीजेपी, जेडीएस का समर्थन तो मिला ही, कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री का भी सपोर्ट मिला। कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी कई हस्तियों ने भी कई जिलों में प्रदर्शन किया। इसके अलावा टैक्सी और ऑटो यूनियंस ने भी इस बंद का समर्थन किया है। बंद को देखते हुए कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई, जबकि बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में भी लिया गया। हालांकि अब कर्नाटक में इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है। कर्नाटक की सत्ता में मौजूद कांग्रेस ने बीजेपी और जेडीएस पर सियासत का आरोप लगाया। Karnataka Bandh is totally peaceful. We are seeing that no SR should happen. Nothing haphazard is going on. All the people are cooperating. We have given full protection to everyone. We requested the institutions not to, organizations not to call for a bandh since there is no consent from the Supreme Court or the High Court. So it is this Bangalore and Karnataka is safe. वहीं बीजेपी और जेडीएस ने सरकार पर इस मुद्दे को ठीक से डील नहीं करने का आरोप लगाया है। The state government, however, instead of effectively doing this job, effectively working towards a solution for this problem, is indulging in politicking and trying to shift political goalposts and is not taking care of the interests of the state. It also raises questions on the sincerity of the intent of the state government. Are they trying to approach this issue in this duplicit manner because it is going to help their India alliance partner, the DMK government, for 2024? हालांकि कर्नाटक सरकार पहले कह चुकी है कि वो तमिलनाडु को 5000 क्यूसेक पानी देने की स्थिति में नहीं है। वहीं तमिलनाडु सरकार ने भी इस मुद्दे पर झुकने से इनकार कर दिया है। तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि कर्नाटक को उसे तय पानी देना ही होगा। We are not going to stop it. That is their brilliant pressure. They are doing. We are not bothered that one. Again, we are going to demand 12,500 cusecs. Karnataka should release. We are not going to give any Karnataka government. We are appealing to Supreme Court. They have to give a direction to the Karnataka. हालांकि कर्नाटक बंद के मुद्दे पर भले ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तनातनी हो, लेकिन तमिलनाडु को पानी देने के मुद्दे पर दोनों ही पक्ष एकजुट नजर आ रहे हैं, जबकि तमिलनाडु भी अपने हिस्से के पानी के लिए अड़ा हुआ है
और इसीलिए ये विवाद भी आसानी से सुलझता नहीं दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारी ये रिपोर्ट देखकर आप समझ चुके होंगे कि कावेरी जल बंटवारे का विवाद कितना गंभीर है और दोनों ही प्रदेश इसे लेकर क्यों अड़े हुए हैं। इसे समझने के लिए आपको कावेरी नदी और उसकी अहमियत के बारे में भी जान लेना चाहिए। ये नदी कर्नाटक में पश्चिमी घाट में मौजूद ब्रह्मागिरी पहाड़ियों से निकलकर तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। करीब 800 किलोमीटर लंबी ये नदी गोदावरी और कृष्णा के बाद दक्षिण भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है, जिसका जिक्र पौराणिक तमिल साहित्यों में भी मिलता है, जहां इसे पोन्नी के नाम से पुकारा गया है। आज ये नदी करीब 40 लाख एकड़ जमीन को सींचती है और दक्षिण भारत के 3 करोड़ किसान कावेरी के पानी पर ही निर्भर हैं। यही नहीं, ये नदी दोनों प्रदेशों के करोड़ों लोगों को पीने का पानी भी मुहैया कराती है और इसीलिए इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। लेकिन कावेरी की ये अहमियत ही इससे जुड़े विवाद की सबसे बड़ी वजह है और इस विवाद को समझने के लिए हम आपको इतिहास में करीब 140 वर्ष पीछे यानी वर्ष 1881 में ले चलेंगे, जब इस विवाद की शुरुआत हुई थी। उस वक्त कर्नाटक मैसूर रियासत के अंदर आता था, जबकि आज का तमिलनाडु तब ब्रिटिश शासन के अधीन था और उसे मद्रास प्रेसिडेंसी कहा जाता था। वर्ष 1881 में मैसूर रियासत ने कावेरी नदी पर बांध बनाने का फैसला किया, लेकिन मद्रास प्रेसिडेंसी ने इसका विरोध किया। वर्ष 1924 में ब्रिटिश सरकार ने दोनों राज्यों के बीच समझौता कराने की पहल की और इसके तहत मैसूर ने कावेरी नदी पर कृष्णा राजा सागर बांध का निर्माण शुरू किया। वर्ष 1974 तक उसने कई और बांध भी बना लिए और नहरें बनाकर कावेरी के पानी को मोड़ना शुरू कर दिया, जिसका तमिलनाडु ने जोरदार विरोध किया। अब तक इस विवाद में केरल और पुडुचेरी भी कूद पड़े थे। विवाद बढ़ने के बाद केंद्र सरकार ने दखल दिया और 1976 में कावेरी जल विवाद के सभी 4 दावेदारों के बीच एक समझौता हुआ, लेकिन इस समझौते का पालन नहीं हुआ और यह विवाद चलता रहा। बाद में विवाद सुलझाने के लिए केंद्र सरकार को एक बार फिर सामने आना पड़ा और वर्ष 1990 में कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल यानी CWDT का गठन हुआ। CWDT ने वर्ष 2007 में तमिलनाडु को 419 TMC यानी 1000 मिलियन क्यूबिक फीट और कर्नाटक को 270 TMC पानी सालाना देने का आदेश दिया। लेकिन वर्ष 2016 में कम बारिश की वजह से कर्नाटक ने यह समझौता तोड़ दिया, जिसके बाद तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी के कुल 740 TMC पानी में तमिलनाडु को 404 और कर्नाटक को 284.75 TMC पानी देने का आदेश दिया। इसके अलावा केरल को भी 30 TMC और पुडुचेरी को भी 7 TMC पानी देने को कहा गया। इसी वर्ष केंद्र सरकार ने कावेरी विवाद खत्म करने के लिए CWMA यानी कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन भी किया। तब से अब तक CWMA ही इन राज्यों के बीच कावेरी का पानी बांटता आया है। हालांकि बारिश के कम या ज्यादा होने पर कावेरी में पानी घटता बढ़ता रहता है और इसीलिए इस अथॉरिटी के गठन के बाद भी दोनों राज्यों के बीच पानी को लेकर विवाद खत्म नहीं हुआ और कई बार तो इसे लेकर हिंसा तक भड़क चुकी है। इस बार भी जब CWMA ने कर्नाटक को 5000 क्यूसेक पानी देने के लिए कहा तो कर्नाटक सरकार ने इससे इनकार कर दिया और ये विवाद एक बार फिर भड़क उठा। वैसे ये दो प्रदेशों के बीच पानी के बंटवारे का कोई इकलौता मामला नहीं है। कृष्णा रिवर दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और करीब 2000 किलोमीटर लंबी ये नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलकर कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कृष्णा नदी के पानी को लेकर भी इन राज्यों के बीच विवाद था, जिसके निपटारे के लिए वर्ष 1969 में एक ट्रिब्यूनल का गठन किया गया। लेकिन वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश का बंटवारा हो गया और नए राज्य तेलंगाना ने पानी का फिर से बंटवारा करने की मांग शुरू कर दी, जिसके बाद अब इस विवाद को सुलझाने के लिए एक काउंसिल बनाई गई है। उत्तर भारत में सतलुज, रावी और ब्यास नदियों के पानी को लेकर भी काफी पुराना विवाद है।
वर्ष 1947 में भारत के बंटवारे के बाद पंजाब से बहने वाली नदियों के पानी को लेकर विवाद शुरू हो गए, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी साइन की गई। इस समझौते के तहत सिंधु, चेनाब और झेलम के पानी पर पाकिस्तान का अधिकार माना गया, जबकि भारत को सतलुज, रावी और ब्यास के पानी को इस्तेमाल करने का अधिकार मिल गया। ये पानी पंजाब, दिल्ली और कश्मीर के बीच बांटा गया। लेकिन वर्ष 1966 में पंजाब का बंटवारा होने के बाद नए राज्य हरियाणा ने अपने लिए और पानी की मांग शुरू कर दी। इस विवाद को सतलुज यमुना लिंक नहर बनाकर सुलझाने की कोशिश की गई, लेकिन यह नहर आज तक पूरी नहीं हो सकी और यह विवाद सुप्रीम कोर्ट में है। कुछ ऐसा ही विवाद महानदी पर भी है। महानदी छत्तीसगढ़ से निकलकर ओडिशा से होते हुए करीब बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। वर्ष 1983 में मध्य प्रदेश और ओडिशा के बीच इस नदी के पानी को बांटने के लिए एक बोर्ड बनाने का समझौता हुआ था, लेकिन यह बोर्ड आज तक नहीं बन सका है। मध्य प्रदेश का बंटवारा होने के बाद अब महानदी का मामला छत्तीसगढ़ के अंडर आ गया है और अब ओडिशा का आरोप है कि छत्तीसगढ़ उन्हें उसके हिस्से का पानी नहीं दे रहा है। ये नदियां भारत की समृद्ध विरासत का प्रतीक हैं और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि ये नदियां राज्यों की नहीं बल्कि राष्ट्रीय संपदा है और इनके पानी पर हर किसी का अधिकार होना चाहिए। लेकिन आपसी हितों का टकराव कुछ ऐसा है कि ये नदियां कई बार दो राज्यों के बीच विवाद की वजह भी बन जाती हैं और कर्नाटक, तमिलनाडु इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।